आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम बात करते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स की। और ये जो सीरीज़ है जिसमें आपने इंटर किया है, ये आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। और इसमें जो टॉपिक हमने सबसे पहले लिया है वो आपकी किताब का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएँ। इस पे पहली क्लास हमने कल ली है, जिसमें हमने रियल नंबर्स के विषय में नंबर्स के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि एक्चुअल में नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, फिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इस बात पे चर्चा हुई थी। और उसके बाद नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स जो थे, उसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स दो तरीके के आपको कल बताए गए थे, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। क्योंकि टॉपिक का नाम रियल नंबर है तो आपको रियल नंबर्स को पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। रियल नंबर्स पे हमने अपनी बात शुरू की थी, रियल नंबर्स की पढ़ाई शुरू की गई थी, जिसमें कि रियल नंबर्स के टाइप्स में जितने भी टाइप्स होते हैं रियल नंबर्स के, उसमें जो पहला टाइप था नेचुरल नंबर, उसको आपने पढ़ा था। और आज उसी के आगे से हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना देर किए हुए। और जहाँ पर कल थे उसके आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, नेचुरल नंबर्स हमने कर लिए थे, नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ एक आधी थी वो हमने कर ली थी। अब उसके बाद जो बात आती है वो है पियानोज एक्सियम्स। ये आपको बताई गई थी बात कल कि नेचुरल नंबर्स को लेकर, प्राकृतिक संख्याओं को लेकर एक इटालियन मैथमेटिशियन हुए, इटली के एक गणितज्ञ हुए, जिन्होंने कुछ चार या पाँच कुछ नियम बनाए। नियम क्या बनाए उन्होंने? कुछ 4 या 5 ऐसी विशेषताएं ढूंढी, कुछ 4-5 ऐसी स्पेशलिटीज़ ढूंढी, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी नेचुरल नंबर्स की ढूंढी, जिनको आगे चलकर पियानोज एक्सियम्स यानी कि पियानो की अभिग्रहीतियाँ कह दिया गया। और इनको एज रूल फॉलो किया जाता है कि हाँ, ये बातें नेचुरल नंबर्स के विषय में सही हैं, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं कि पियानो ने क्या 5 एक्सियम्स दिए जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इनमें से एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि पियानो की 5 अभिग्रहीतियों के नाम लिखिए, ठीक है। पियानो की एक्सियम्स बताइए क्या क्या हैं, या पियानो की 4th एक्सियम क्या है, 5th एक्सियम क्या है, 1st एक्सियम क्या है, 2nd क्या है, 3rd क्या है। या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पियानो का एक्सियम नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन पियानोज एक्सियम्स एग्जिस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि पियानो की एक्सियम्स क्या हैं, आखिर क्या पियानो ने कहा नेचुरल नंबर्स के विषय में। उसके पहले नेचुरल नंबर्स जो मैंने आपको कल बताया था, उसके वो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। नेचुरल नंबर्स जो आपने कल पढ़े थे उसमें आपको बताया गया था कि ऐसी सभी संख्याएं, ऐसे सारे नंबर्स जिनका यूज़ आप अपने डेली रूटीन लाइफ में लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए करते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं, ठीक। और क्योंकि लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए जो काउंटिंग आप स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। जब तक चाहें तब तक काउंटिंग ये चलती रहेगी। ये काउंटिंग एंडलेस है, ये काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। इसीलिए जब हम नेचुरल नंबर्स के सेट को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसमें जो पहला नेचुरल नंबर है वो 1 है, और लास्ट जो है उसका पता नहीं कि वो कौन सा है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, काउंटिंग का प्रोसेस जो है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। इसलिए सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 है, और क्योंकि उसके आगे के सारे नेचुरल नंबर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसलिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 1 है। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये पता नहीं लगाया जा सकता है। ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, वो कुछ नहीं है, पता नहीं कितना है, ठीक। और उसके बाद आपको बताया गया था कि प्रत्येक 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में, एक का डिफरेंस होता है। कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स आप उठा लीजिए सेट में से, आसपास के, जिनके बीच में कोई ना हो, और उनका डिफरेंस लीजिए, हमेशा 1 होगा, ठीक। इसीलिए आगे वाला नेचुरल नंबर पीछे वाले नेचुरल नंबर से हमेशा 1 ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी नेचुरल नंबर में आप 1 ऐड कर दीजिए, आपको अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ये सारी बातें हमने की थी। तो चलिए अब आइए वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। कल वाले टॉपिक के बाद आज क्या हमें पढ़ना है? तो आज जो पियानो के एक्सियम्स पढ़ने हैं, देखिए पियानो ने नेचुरल नंबर्स के विषय में जो कहा, 5 बातें कही, वही 5 बातें पियानो के एक्सियम्स के रूप में उनको मान्यता मिल गई, ठीक है। तो आइए देखते हैं पियानो ने क्या कहा।
देखिए पियानो ने कहा कि 1 इज ए नेचुरल नंबर, मतलब ऐसा कुछ बहुत समझने वाला नहीं है इन अपग्रहितियों में, इन एग्जाम्स में ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं जिसको बहुत डीप जाके समझना है। नेचुरल नंबर्स को देख के या पियानो ने कुछ संख्याओं पर अपनी रिसर्च के बाद कुछ अपनी राय रखी, उसी राय को एग्जाम्स कह दिया गया, और वो संख्याएं जो हैं वो नेचुरल नंबर से निकल के आ रही हैं, इसलिए नेचुरल नंबर्स पे पियानो के एग्जाम्स माने जाते हैं। इसमें एक एग्जाम है जो 5वीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एग्जाम पर एक पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। पता नहीं आपके सिलेबस में 9th में है या 10th में है, लेकिन किसी ना किसी क्लास में पढ़ने को मिलेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन कहा जाता है उसको, गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसमें ये 5वीं वाली अभिग्रहित 5वां जो एग्जाम है ये यूज़ होता है। बाकी की 4 आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये पियानो की कौन सी अभिग्रहित है, या पियानो की ये वाले एग्जाम का वर्णन आप कीजिए, एक्सप्लेन करिए। तो पियानो ने अपने एग्जाम में कहा 1 इज अ नेचुरल नंबर। पियानो का जो पहला एग्जाम है वो क्या है? पियानो कहते हैं कि एक जो है 1 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप भी जानते हैं, तो इसमें कुछ समझने याद करने वाली बात नहीं। 1 इज अ नेचुरल नंबर। उसके बाद अगले एग्जाम में पियानो ने कहा कि ईच नेचुरल नंबर n हैज़ अ सक्सेसर n+1। ये बात समझनी है आपको, ये क्योंकि n+1 x+1 ऐसे में आ गया ना, इसलिए समझनी। वैसे न्यूमेरिकली अगर आपके सामने लिखा जाए तो आप ये बात जानते हैं। इसमें कहा गया ईच नेचुरल नंबर, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक नेचुरल नंबर जिसको इन्होंने n कह दिया, प्रत्येक नेचुरल नंबर मान लीजिए वो नेचुरल नंबर n है, हैज़ ए सक्सेसर n+1। उसके पास उसका उत्तराधिकारी या उसके आगे वाला एक हमेशा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? n+1 कहते हैं। क्या कहने का मतलब है? इनके कहने का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप लेंगे तो उस नेचुरल नंबर के आगे एक नेचुरल नंबर जरूर होगा। कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप ले लीजिए तो उसके आगे एक नेचुरल नंबर जरूर होगा। कोई भी नेचुरल नंबर जो लेना है उसी को इन्होंने कह दिया n। मान लीजिए, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो नेचुरल नंबर आपने लिया है उसका नाम n है, तो इनके कहने के अनुसार अगर आपका लिया गया नेचुरल नंबर n है तो उस सीरीज में n+1 भी उसके आगे जरूर होगा। अगर n कोई नेचुरल नंबर, इसको दूसरी तरीके से समझिए, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो फिर n+1 भी नेचुरल नंबर होगा, और n+1 n के तुरंत आगे होगा, यानी n के तुरंत बाद होगा, और n के तुरंत बाद होने के कारण n+1 को n का सक्सेसर कहा जाएगा, यानी कि उत्तराधिकारी कहा जाएगा, यानी कि जो आपके तुरंत बाद आए वही आपका उत्तराधिकारी। बात क्लियर है? समझ में आई बात? प्रत्येक दूसरे एग्जाम का मतलब क्या है? प्रत्येक नेचुरल नंबर, ईच नेचुरल नंबर n हैज अ सक्सेसर n+1। हर नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर सेट्स में हैं, किसी भी नेचुरल नंबर को आप उठा लीजिए तो उसके पास उसके आगे वाला एक नेचुरल नंबर जरूर होगा। जैसे आप मान लीजिए नेचुरल नंबर्स लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर आप लीजिए तो बताइए उसके तुरंत आगे एक नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप एक नेचुरल नंबर वाले 3 ले लीजिए तो देखिए 3 के तुरंत आगे 3+1 है कि नहीं? अगर 4 ले लीजिए तो 4 के तुरंत आगे 4+1 है। 5 ले लीजिए तो 5 के तुरंत आगे क्या है? 5+1 5+1 है। 6 ले लीजिए तो 6 के तुरंत आगे क्या है? 6+1। यानी ये यही बात तो है, जब आपने 3 लिया तो n हो गया 3, तो आगे 3 के आगे क्या है? 4, और 4 को क्या लिख रहे हैं आप? n+1। 3+1 दैट इज n+1। अगर 4 आपने लिया तो n आपका हो गया 4, और 4 के आगे क्या आ रहा है? 4+1, और ये n आपका हो गया 4। 4 के आगे क्या आ रहा है? 4+1, और 4+1 का मतलब क्या है? 4 का मतलब n+1, यानी n के बाद n+1। तो दूसरा एक्सियम बस यही कहता है कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो इस n के पास इसका एक उत्तराधिकारी n+1 जरूर होगा, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो इसके आगे आने वाला नेचुरल नंबर न+1 होगा, या इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो इसके आगे आने वाला जो नेचुरल नंबर होगा वो हमेशा n+1 होगा। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला एक्सियम 1 एक नेचुरल नंबर है, दूसरा हर नेचुरल नंबर n के पास उसका सक्सेसर होता है n+1, यानी हर
नेचुरल नंबर n के लिए उसके आगे वाला नेचुरल नंबर n+1 होगा हमेशा। बात क्लियर? ये दूसरा एक्सियम है। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा एक्सियम देख लीजिए आप, टू नेचुरल नंबर्स आर इक्वल इफ देयर सक्सेसर्स आर इक्वल। दो प्राकृतिक संख्याएं आपस में बराबर होंगी अगर उनके सक्सेसर भी बराबर होंगे। मतलब अगर दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके आगे आने वाली संख्याएं अगर आपस में बराबर हैं तो फिर वो दोनों प्राकृतिक संख्याएं भी बराबर होंगी, वो अलग अलग नहीं हो सकती हैं। ये इसका मतलब है टू नेचुरल नंबर्स आर इक्वल इफ, टू नेचुरल नंबर्स दो प्राकृतिक संख्याएं आर इक्वल बराबर होंगी इफ यदि, कब? जब देयर सक्सेसर्स आर इक्वल, अगर उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके आगे वाले आने वाले नेचुरल नंबर्स भी बराबर होंगे। कहने का मतलब है, समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए सपोज एक है नेचुरल नंबर n1 और इसका सक्सेसर है n+1, इसका सक्सेसर क्या है n+1, और कह दिया गया दूसरा नेचुरल नंबर है n2, n1 के बराबर नहीं, अलग है, और लेकिन सक्सेसर इसका भी n+1 है, सक्सेसर इसका भी n+1 है। यानी कोई ऐसा सेट है जिसमें इसके आगे आने वाला नंबर भी n+1 है और n2 के आगे आने वाला नंबर भी n+1 है। n1 का सक्सेसर n+1 है, n2 का सक्सेसर भी n+1 है। तो तीसरी पियानो की तीसरी एक्सियम ये कहती है कि अगर दो नेचुरल नंबर्स के सक्सेसर्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, तो 100% दोनों नेचुरल नंबर्स भी बराबर होंगे, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। कंपल्सरीली n1 और n2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अगर दो नेचुरल नंबर्स के सक्सेसर्स आपस में बराबर हैं, n1 का सक्सेसर n+1 है, n2 का सक्सेसर n+1 है, क्योंकि दोनों के ही सक्सेसर्स दिख रहा है हमको बराबर हैं, तो फिर ये दोनों नेचुरल नंबर्स भी आपस में बराबर होंगे, ये डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। ये तीसरी एक्सियम है। ठीक, इसको भी अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहें तो एक आप n का सेट लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब देखिए, जैसे कोई नंबर, जैसे 4 ले लीजिए, तो 4 किसका सक्सेसर है? 3 का। तो 4 अगर 3 का सक्सेसर है तो 3 के अलावा 4 किसी और का सक्सेसर हो सकता है। किसी और का सक्सेसर होने का मतलब है किसी और के आगे 4 आ सकता है। जो हमारे आगे आता है वही हमारा उत्तराधिकारी, वही हमारा सक्सेसर होता है। तो 4 क्योंकि 3 के आगे आ रहा है, इसलिए 4 3 का सक्सेसर हुआ। 4 3 के अलावा पूरे सेट में किसी और के आगे आ सकता है, किसी भी और के आगे नहीं आएगा। इसका मतलब दो नेचुरल नंबर्स के सक्सेसर आपस में बराबर हों, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई किसी तरीके से पॉसिबल कर सकता है तो एक ही कंडीशन है कि फिर दोनों नंबर्स बराबर होंगे। दोनों नंबर्स बराबर होने का मतलब क्या है? सेम है दोनों, दो नहीं ना होकर एक है। ठीक, तो नियम क्या है? अगर दो नेचुरल नंबर्स के सक्सेसर्स बराबर हैं तो वो दोनों नेचुरल नंबर्स भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये एक्सियम्स जो हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इफ n+1 is a successor of n1 and n2, then what is the relation between n1 and n2? ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। आपसे अगर पूछा जाए कि अगर n+1, मान लीजिए सपोज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा बनेगा, n+1 is the successor of n1 and n2, then relation बिटवीन n1 एंड n2, और 4 ऑप्शंस नीचे दे देगा। एक में दे देगा n1 डज नॉट इक्वल टू n2, एक में दे देगा n1 इक्वल टू n2, एक में दे देगा n1 इज ग्रेटर देन n2, और एक में दे देगा n1 इज लेस देन n2। इस तरीके के 4 ऑप्शंस दे देगा। आपसे कहा गया है कि n+1 जो है वो n1 और n2 का सक्सेसर है, n1 और हाँ नेचुरल नंबर भी है। n+1 is the successor of n1 and n2, then relation between n1 and n2 if n1 and 2 and n+1 belongs to natural number।
ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब n1 n2 और n+1 सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर ये सब नेचुरल नंबर्स हैं तो आप बताइए कि n1 और n2 में क्या रिलेशन होगा। तो आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का सक्सेसर सेम नहीं हो सकता है। अगर दो नेचुरल नंबर्स का सक्सेसर सेम है तो फिर वो दो नेचुरल नंबर्स ना होकर वो एक ही नेचुरल नंबर होगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब n1 और n2 में क्या रिलेशन है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। n1 और n2 1 नहीं, ऑप्शन 2 इज द n1 और n2 आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। देखिए मैथ्स जो है वो यही है, क्वेश्चंस को, मैथ्स के जो सम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने को आप मैथ मत माना करिए। वो मैथ्स का आप ये कह सकते हैं वो बाई प्रोडक्ट होता है। मैथ्स जब आप सीख जाएंगे तब सवाल अपने आप लगने लगेंगे। सवाल लग रहे हैं इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आप मैथ्स सीखें। सवाल ऐसे भी लग सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे भी लग सकते हैं कि आपने फार्मूले याद कर लिए, जो फार्मूला बेस्ड जो चैप्टर्स हैं फार्मूले याद कर लिए, लगा रहे हैं। जहाँ पर दिमाग लगाने वाला एक सवाल आया, जहाँ पर सोचने वाला एक सवाल आया, वहाँ पर आप सोचने में फेल कर गए। तो इसलिए मैथ्स यही है, मैथ्स ये नहीं है। देखिए पियानो के एग्जाम्स आम तो मैं इनको 2 मिनट में पढ़ा सकता था। पियानो की एग्जाम हेडिंग लिखी हुई है, पांचों एक बार पढ़कर और ऐसे ही ओरली ऊपर ऊपर समझा देता, आप याद कर और कह देता कि इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जाएंगी। लेकिन इनको अगर आप याद कर लेंगे, इनके स्टेटमेंट पूछे जाएंगे तो आप लिख देंगे। अगर इन पे क्वेश्चन बन के आ जाएगा, सवाल बन के आ जाएगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब तक आप इसकी गहराई में नहीं गए होंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इसके सवालों को लगा नहीं पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप एग्जाम्स को समझेंगे और इसी तरीके से हम आगे की सारी चीज़ों को समझेंगे। ऊपर ऊपर हवा हवाई बात नहीं करनी है, ठीक है? जो पढ़िए उसको सीख के जाइए, यहाँ से सीख के जाइए, कहीं से भी सीखिए। मैं ये बिल्कुल दावा इस बात का नहीं करूँगा, ना करता हूँ, ना करूँगा कभी, कि आपको जैसा मैं यहाँ बताऊँगा वैसा कोई नहीं बताएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आजीवन सीखता रहूँगा। मुझे जितना आता है उसमें मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा आपको समझाने में। कहीं पर अगर गलत होगा तो अगले दिन अपने आप को करेक्ट करूंगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर बोर्ड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, कभी कुछ गलत ना हो। गलत हो सकता है क्योंकि ह्यूमन एरर एक कॉमन सी बात है। हाँ, अगर मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पर गलत हूँ तो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे ज़रा सा भी महसूस हो जाता है, फील हो जाता है कि ये चीज़ गलत है, तो उसको सुधारने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अब आपको बता दिया है तो दोबारा सुधार के इसको कैसे बताऊँ, इमेज, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए आप यहाँ सीखते रहिए और मैं जितना मुझे आता है और जितना मैं और इकट्ठा कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, सीख सकता हूँ, वो सीख कर आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 एग्जाम्स हो गए, चौथे एग्जाम पे हम लोग आएंगे। चौथा क्या कहता है? एक्सेप्ट 1 ईच नेचुरल नंबर इज अ सक्सेसर ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर। एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1 का मतलब है 1 को छोड़कर, ठीक है? एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब है, एक्सेप्ट कई सारे होते हैं। ये वाला एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अलावा, इसके अलावा, इसको छोड़कर। एक्सेप्ट 1 ईच नेचुरल नंबर इज अ सक्सेसर ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर। कहा गया है कि 1 को छोड़कर ईच नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इज अ सक्सेसर ऑफ एनी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या उत्तराधिकारी होती है किसकी? ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर की, किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या की। कहा गया है प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है, उस सेट में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सारी की सारी संख्याएं, वो सारे के सारे अंक, वो सारी की सारी गिनतियां किसी न किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या की उत्तराधिकारी होती हैं। 1 को छोड़कर, 1 किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता है। स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर्स का सेट अगर आप लिखिए तो उस सेट में 1 जो होगा वो किसी का सक्सेसर नहीं होगा। 1 का सक्सेसर होता है 2, मतलब 1 का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन 1 खुद किसी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। इस बात का ये मतलब है। बात समझ रहे हैं? पूरे नेचुरल नंबर्स के सेट में जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे, जितनी भी संख्या आएंगी, जितने भी अंक आएंगे, सॉरी, वो सारे के सारे अंक किसी न किसी के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन 1 जो है वो किसी का उत्तराधिकारी नहीं। किसी का उत्तराधिकारी होने का मतलब क्या है? कि आपके पीछे कोई है। जैसे मैं अगर किसी का उत्तराधिकारी हूं तो मैं जिसका उत्तराधिकारी हूं मेरे पीछे वो है, मेरी
जैसे मेरे माता पिता, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। तो जो मेरे पीछे है मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, और जो मेरे आगे है वो मेरा उत्तराधिकारी है, मेरा सक्सेसर है। मैं जिसके आगे हूँ मैं उसका सक्सेसर हूँ। यही बात तो है। तो कहने का मतलब ये है कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आपके आगे आने वाला। अगर आपके आगे कोई आ रहा है तो वो आपका सक्सेसर है, अगर आप किसी के आगे आ रहे हैं तो आप उसके सक्सेसर हैं। तो यहाँ वही बात 1 पे कही गई है कि पूरे नेचुरल नंबर्स के सेट में 1 एक अकेला नंबर ऐसा है जो किसी का सक्सेसर नहीं है। 1 का सक्सेसर 2 है, लेकिन 1 किसी का सक्सेसर नहीं है। और 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो किसी ना किसी के सक्सेसर हैं, यानी किसी ना किसी के आगे आते हैं। सेट में आप देख लीजिए, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपसे पूछा जाए 2 किसका सक्सेसर है, तो 2 जिसके आगे आ रहा है उसका सक्सेसर। तो 2 किसका सक्सेसर है, 1 का। 3 किसका सक्सेसर है, 2 का। 4 किसका सक्सेसर है, 3 का। भाई 4 किसका उत्तराधिकारी, 4 जिसके आगे आया उसका उत्तराधिकारी। तो 4 3 के आगे आया तो 4 3 का सक्सेसर। 5 4 के आगे आया तो 5 4 का सक्सेसर। 2 1 के आगे आया तो 2 1 का सक्सेसर। लेकिन 1 किसके आगे आया है, 1 किसके आगे आया है, भाई 1 के पीछे कोई है ही नहीं, तो 1 किसी के आगे नहीं आया। और जब 1 किसी के आगे नहीं आया तो 1 किसी का सक्सेसर नहीं है, 1 किसी का उत्तराधिकारी नहीं है। 1 पहला प्राणी है, उसके बाद आगे वो प्राणियों को बनाएगा। 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, 3 से 4 बनेगा, 4 से 5 बनेगा। यानी 1 को बनाने वाला इस परिवार में कोई नहीं है। और जब 1 को बनाने वाला इस परिवार में कोई है नहीं तो इसका मतलब 1 किसी का सक्सेसर नहीं है। 1 आगे अपने आगे सक्सेसर्स को देगा, लेकिन 1 किसी का सक्सेसर नहीं है। बात समझ गए। और बाकी सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी के सक्सेसर होंगे, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, वो किसी ना किसी के आगे तो आएगा ही, उसके पीछे कोई तो होगा ही। जैसे मान लीजिए आपने कहा 19, तो 19 किसके आगे आया होगा, 18 के आगे आया होगा। तो 19 किसका सक्सेसर हो गया, 18 का हो गया। बात समझ में आई। तो ये चौथा एक्सियम है। चौथा एक्सियम क्या कहता है कि 1 को छोड़कर बाकी सभी नेचुरल नंबर्स किसी ना किसी के सक्सेसर्स होते हैं। ठीक, इस बात को समझ लीजिए। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आखिरी एक्सियम है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से है, एग्जाम में पूछा जाएगा या ऐसी किसी उससे इंपॉर्टेंट नहीं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक सिद्धांत है, ये एक एक्सियम नहीं है केवल, ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल को यूज़ करके एक पूरा चैप्टर आपके बुक में जो है दिया जाएगा 9th में या अगले क्लास 10 अगली साल 10th में। लेकिन एक चैप्टर आपको पढ़ने को 10th में या 11th में या 12th में, मतलब 9th से 12th के बीच में पियानो की 5वें एक्सियम पर पूरा एक चैप्टर आपको करना है। और उस चैप्टर का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में क्या होता है, गणितीय आगमन सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें वो बातें जो आप जानते हैं कि सही हैं अंक गणित की, अर्थमेटिक की, कुछ वो नियम, कुछ वो सर्वसमीकाएं, कुछ वो आइडेंटिटीज जिनको आप जानते हैं कि ये सही है या ये फॉर्मूले हैं, उनको इस मेथड से प्रूव करना होगा कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि सही है। आप जानते हैं इस बात से मतलब नहीं है, आप प्रूव करके दिखाइए कि ये सही है। जैसे एक फार्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन n। तो इसका फार्मूला होता है nn + 1/2। ये फार्मूला होता है। मतलब अगर नेचुरल नंबर्स को जोड़ा जाए तो और बीच में कोई छोड़ ही ना जाए, बीच में कोई भी नेचुरल नंबर छोड़ा ना जाए, तो सारे नेचुरल नंबर्स को मान लीजिए 1 से लेकर n तक ऐड किया जा रहा है, तो इनका सम जो होगा, इनका एडिशन जो होगा वो nn + 1/2 होगा। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें वैल्यू रखिए बस आंसर आ जाएगा। लेकिन ये नियम होता है, हम जानते हैं, लेकिन ये इस चैप्टर में जब आप आएंगे तो आपको इस प्रिंसिपल के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से इतना बराबर इतना होता है ये प्रूव करना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, ये सिद्धांत प्रयोग करेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। और गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है,
पियानो का 5वां एक्सियम। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे अभी पूछा जा सकता है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड बेस्ड ऑन विच एक्सियम ऑफ पियानो, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो है, गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है, वो पियानो की किस अभिग्रहित पर आधारित है, तो आप कहेंगे 5वें पर। ठीक, इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा, लिख देता हूं। पियानो की एक्सियम्स का मतलब होता है पियानो की अभिग्रहितियां। ठीक है, पियानो की अभिग्रहितियां। तो आइए देख लेते हैं 5वीं एक्सियम क्या है। कहा गया एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच कंटेन्स 1 एंड द सक्सेसर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर k whenever it contains k is the set n of natural numbers। अच्छा, any set of natural numbers which contains 1 and the successor of every natural number k and the successor of 1 and the successor of every natural k whenever it contains k the set n of natural numbers। क्या है, कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ है क्या? चलिए इसको काट दीजिए आप। कहा गया एनी सेट ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स 1 एंड द सक्सेसर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर k whenever it contains k is the set n of natural numbers। देखिए आपसे कहा गया कि इस एक्सियम में क्या कहा गया है, इस एक्सियम में कहा गया है कि कोई संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय हो जिसमें एक उपस्थित हो, कोई ऐसा संख्याओं का कोई ऐसा समुच्चय, नंबर्स का कोई ऐसा सेट विच कंटेन्स 1, जो एक को कंटेन करता है, यानी कि जिसमें एक उपस्थित हो। पहली बात तो देखिए समुच्चय की बात है तो हम ऐसे मंझले ब्रैकेट लगाएंगे। कहा गया एक ऐसा समुच्चय जिसमें 1 आ जाए और इसके अलावा and the successor of every natural number k whenever it contains k। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें 1 हो और एक नेचुरल नंबर k हो और इस k का प्रत्येक सक्सेसर भी इसमें हो, तो आप कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। बात समझे? कहा गया है कोई ऐसा सेट हो, नंबर्स का ऐसा सेट हो जिसमें 1 हो, 1 के अलावा कोई ऐसा नेचुरल नंबर k हो जिसका सक्सेसर k+1 हमेशा उसमें एग्जिस्ट करता हो, जिसका सक्सेसर k+1 भी हमेशा उसमें एग्जिस्ट करता हो। तो अगर ये तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें अगर हैं, तो फिर वो जो सेट होगा जिसमें 1 है, k है और k+1 है, ये पूरा का पूरा सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। ठीक, आइए देख लीजिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर कितना है, 1 है, और आपसे कहा गया 1 के अलावा इसमें जितने भी k हैं उन सब का सक्सेसर k+1 होना चाहिए। तो 1 जो है इसी को अगर आप k मान लीजिए, तो सवाल एक्सियम कह रहा है कि k और k+1 दोनों होंगे। इसमें कह रहा है एक ऐसा सेट जिसमें 1 हो, k हो और k+1 हो। k और k क्या है, k है एक नेचुरल नंबर। तो किसी भी सेट में 1 के साथ अगर कोई नेचुरल नंबर और उसका सक्सेसर है, जिस नेचुरल नंबर को आपने k कहा है, तो फिर वो उस सेट को जब आप बनाएंगे तो वो नेचुरल नंबर बनेगा। देखिए कैसे, किसी सेट में 1 है, 1 को ही आप थोड़ी देर के लिए k मान लीजिए, 1 है और उसके बाद क्या कहा गया है, हर नेचुरल नंबर k के लिए उसका सक्सेसर k+1 होगा। तो हर नेचुरल नंबर, सक्सेसर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, क्या कहा गया, एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर k के लिए उसका सक्सेसर k+1 होगा।
तो 1 जो इसमें आपने लिखा है ये भी तो नेचुरल नंबर है, और इसमें कहा गया है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर सक्सेसर k प्लस 1 एग्जिस्ट। तो एवरी, हर प्राकृतिक संख्या के लिए उसका सक्सेसर अगर एग्जिस्ट करेगा तो जो 1 हमने लिखा है ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका सक्सेसर भी तो एग्जिस्ट करेगा। तो 1 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि 1 है नेचुरल नंबर, और जो भी नेचुरल नंबर है उसको हमने क्या कहा है k, और जो भी k है उसका सक्सेसर k प्लस 1 इसमें आएगा। तो 1 नेचुरल नंबर है तो 1 को कह दिया k, और 1 का सक्सेसर क्या हो जाएगा k प्लस 1, यानी 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2, अब 2k बन गया। अब 2 जो है, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर है, इसमें क्या कहा गया एवरी नेचुरल नंबर k, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब k कहे जाएंगे, और हर नेचुरल नंबर k के लिए उसका सक्सेसर k प्लस 1 होगा। तो क्योंकि 1 नेचुरल था इसलिए इसको हमने k कहा, और k का सक्सेसर k प्लस 1 होता है, k प्लस 1 सेट में होगा, ये पियानो कह रहे हैं, तो 1 का सक्सेसर 1 प्लस 1 सेट में होगा। 1 प्लस 1 मिल के हो गया 2, 2 क्या है नेचुरल नंबर, और पियानो कह रहे हैं कि हर नेचुरल नंबर k है, हर नेचुरल नंबर k है, तो अब 2 जो है वो k बन गया। और फिर पियानो कह रहे हैं कि k का सक्सेसर k प्लस 1 इसमें होगा, तो 2 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। अब 3 क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर अगर है तो ये क्या बन जाएगा k, और अगर ये k बन गया तो इसका सक्सेसर होगा 3 प्लस 1 यानी कि 4। 4 क्या है नेचुरल नंबर, और पियानो कहते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर k, तो k क्या है 4, और इसका सक्सेसर एग्जिस्ट करेगा, यानी 4 का सक्सेसर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5। तो कौन सा सेट बन के तैयार हुआ हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। काहे का सेट है ये नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक, बात समझ में आई। तो पांचवी अभिग्रहीति क्या कहती है, पांचवा एग्जाम क्या कहता है कि किसी सेट में अगर 1 एग्जिस्ट करता है और उसमें कोई नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करता है और उस k के लिए उसका सक्सेसर k प्लस 1 एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। ये है पांचवी अभिग्रहीति। इसका यूज आप मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में करते हैं। कैसे करते हैं वो जब कभी चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा तब आपको बताया जाएगा। तो ये पियानो की पांचों अभिग्रहीतियां हुई जो आपको बताई गई, इनको आप समझ लीजिए, तैयार करिए। स्टेटमेंट एज इट इज याद होने चाहिए आपको, क्योंकि लिखने को भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में सीधे स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं या इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप हर तरीके से इनको समझिए और तैयार करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, होल नंबर्स। देखिए हम टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रियल नंबर से वैसे उसको कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम कहते हैं कि टाइप नहीं है वो, ये सारे के सारे मिलकर एक्चुअली पार्ट ऑफ रियल नंबर है। टाइप्स ऑफ नहीं, पार्ट ऑफ रियल नंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको ठीक ही कर लीजिए वहाँ पे। चलिए लिखा दीजिए पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो पार्ट ऑफ रियल नंबर्स यानी रियल नंबर्स के सेट का एक दूसरा जो हिस्सा है उसको आप कहते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर का मतलब क्या, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या, नेचुरल के बाद होल नंबर आया, यानी प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय आया। कैसे आया, क्यों आया? देखिए जब नेचुरल नंबर्स की आपने बात की, तो नेचुरल नंबर्स की बात जब आपने की तो आपने शुरू की बात 1 से, 2 से, 3 से,
4 से 5 6 7 8 9। आपने कहा कि जिन नंबर्स में हम लिविंग थिंग्स को काउंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। हमने काउंटिंग शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 के बाद जैसे ही आप लिखेंगे 10, इसमें ये कौन है, इससे तो अभी तक आपका परिचय ही नहीं हुआ। मान लीजिए इसके आगे लिखिए 11, तो ठीक है, 1 और 1 ने मिलके 11 बना दिया। 12 तो 1 और 2 ने मिलके 12 बना दिया। 13 तो 1 और 3 ने मिलके 13 बना दिया। ऐसे ही 14 15 16 एंड सो ऑन 20। ये कौन है? जब तक आपने नेचुरल नंबर्स की ही केवल पढ़ाई की तब तक आपको इससे परिचय आपका नहीं है, इससे आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, आपका कोई जान पहचान इससे नहीं। तो ये कौन है और ये जो भी है वो यहाँ कैसे आया? नेचुरल नंबर्स के सेट में 10 जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन 10 को बनाने वाला 0 जो है ये है कौन, ये आया कहाँ से है? ये अगर इसकी कुछ वैल्यू है तो ये कौन से फैमिली से आया है? बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 0 ना होता, या ऐसे इमेजिन करिए, अगर ये 0 ना होता तो नेचुरल नंबर्स का सेट फिर फाइनाइट नंबर्स का सेट होता, क्योंकि 1 से आते हम 9 पे रुक जाते, 9 के आगे फिर हम नहीं बढ़ पाते, क्योंकि 9 में 1 जोड़ कर ही अगला नेचुरल नंबर मिलेगा। ये नियम कहता है, रूल क्या कहता है, किसी भी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करिए तब अगला नेचुरल नंबर मिलेगा आपको। 9 में 1 ऐड करेंगे तो जो मिलेगा वो 10 है, और 10 में 0 है ही नहीं हमारे पास। भाई 9 में 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको फिर पता ही नहीं, क्योंकि 0 तो है नहीं हमारे पास। तो हम 9 में 1 जोड़ने पर 10 कैसे लिखेंगे? यानी 9 में 1 जोड़ने पर कुछ हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 0 नहीं है। तो कहने का मतलब 0 के बिना बात बिगड़ रही थी, 0 के बिना सीरीजेस पूरी नहीं हो रही थी, 0 के बिना संख्याएं पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए इन संख्याओं को, इन नंबर्स को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इसमें 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और जैसे ही 0 इंट्रोड्यूस हुआ ये क्या बन गया? होल नंबर्स का सेट बन गया, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन गया। बात समझ में आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? ठीक है, बात समझे? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट में आते हैं, इनसे काम नहीं चल रहा था। जब तक 0 नहीं होगा तब तक सीरीज 9 के आगे नहीं बढ़ेगी। तो यानी नेचुरल नंबर्स के सेट में जो भी चीज़ें आती हैं उनको पूरा करने के लिए एक शून्य की ज़रूरत थी। तो वो शून्य जैसे ही इस सेट में बढ़ाया गया, सेट का नाम बदल गया। शून्य छोड़ दीजिए अगर आप, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। और इन नेचुरल नंबर को पूरा करने के लिए ये जो 0 है, इस 0 को अगर इसी सेट में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो अब ये जो सेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स का सेट हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, यानी अगर आप देखें तो क्या है, नेचुरल नंबर्स के सेट में केवल एक नंबर आप बढ़ा दीजिए 0, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वैसे ही रहेंगे, वो सारे के सारे आएंगे ही। उनके अलावा एक नंबर ऐड हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, जिसको आप कह रहे हैं 0। नेचुरल नंबर्स के सेट में जैसे ही आप 0 को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे ही 0 को शामिल करेंगे, अब वो सेट नेचुरल नंबर्स का सेट ना होकर होल नंबर्स का सेट हो जाएगा। बाकी कुछ इसमें और नहीं है। बात समझे? इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W बराबर क्या होगा? W से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? होल नंबर्स के सेट को, यानी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होगा? नेचुरल नंबर्स के सेट को कंप्लीट करने वाला 0 जब उसमें ऐड हो जाएगा तो जो सेट बन के तैयार होगा वो होल नंबर्स का सेट कहा जाएगा। यानी नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट आप लिख लीजिए ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इसमें 1 के पहले क्या कर दीजिए? 0। अब ये हो गया होल नंबर का सेट। अगर 0 छोड़ देंगे तो नेचुरल नंबर, अगर 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे, इंक्लूड कर लेंगे इसमें, तो होल नंबर्स का सेट। ठीक, बस इतना चाहिए। डेफिनेशन कुछ नहीं, द सेट ऑफ W इक्वल टू दिस इज नोन एज होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई W से इसे प्रदर्शित किया जाता है, तो ये होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक 0 का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। अब इस सेट को देखकर, जैसे नेचुरल नंबर्स में कुछ 2-3 पॉइंट बने थे, वैसे होल नंबर्स में देखिए क्या बनते हैं।
इस सेट को अगर आप देखें और आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो जहां से शुरुआत हुई वही सबसे छोटी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्योंकि 0 के पहले और कुछ नहीं आ रहा है। इसमें अगर आपसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो यहां भी वही कहानी है। 0 के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, और नेचुरल नंबर्स का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है उनका। जब इनका कोई अंत नहीं है तो इस सेट का आखिरी एलिमेंट कौन होगा ये नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट है, ये सेट चलता रहेगा हमेशा। और जब ये सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट होल नंबर जो होगा, सबसे बड़ा होल नंबर जो होगा, वो भी पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी गिनती कभी खत्म नहीं होगी। तो वही कहा गया है, ग्रेटेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात कही गई है, द कंसेक्यूटिव होल नंबर्स ऑलवेज डिफर बाई 1। सेम चीज है, क्योंकि और कोई फर्क आया ही नहीं, 0 सिर्फ लाया गया है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रत्येक 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 होता है, 2 अगल बगल वाली प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होगा। तो वही सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, और जो 0 आया है उसका 1 से डिफरेंस भी 1 है। तो 0 का 1 से डिफरेंस 1, 1 का 2 से डिफरेंस 1, 2 का 3 से डिफरेंस 1, 3 का 4 से डिफरेंस 1, 4 का 5 से डिफरेंस 1। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए आप, कोई भी 2 क्रमानुसार नंबर लीजिए, एक क्रम में जो लिखे गए हैं उन नंबर्स को ले लीजिए, तो उनका अंतर हमेशा 1 होगा। यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ये आपका नेचुरल नंबर्स में से कॉमन है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या सिमिलैरिटी है, तो क्या सिमिलैरिटी, क्या समानता है? नेचुरल नंबर्स में भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 होता है, और होल नंबर्स में भी 2 क्रम से लिए गए संख्याओं यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का अंतर 1 होता है। ये दोनों में सेम होता है। और क्या सिमिलैरिटी है? ग्रेटेस्ट होल नंबर भी नहीं पता लगाया जा सकता है, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर भी पता नहीं लगाया जा सकता है। चौथा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये बात सही है, जितनी भी नेचुरल नंबर हैं, अच्छा इसको ऐसे समझिए, जितने नेचुरल नंबर्स का सेट लिखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपसे पूछा, आप ये इसमें कहा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स एक्चुअली में होल नंबर हैं। लेकिन इसका वाइस वर्सा अगर करें, अगर इसका रिवर्स करें, उल्टा करें, तो क्या सही होगा? क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? नहीं, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, 1 क्या है? नेचुरल है, तो देखिए इसको होल है कि नहीं है? तो अगर ये 1 इसमें आ रहा है तो होल नंबर भी है, 2 इसमें आ रहा है तो होल नंबर भी है, 3 इसमें आ रहा है तो होल नंबर भी है। 1 से लेके एंड सो ऑन तक सारी गिनतियां होल नंबर वाले सेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, और n जो है वो 1 से लेके एंड सो ऑन तक की सारी गिनतियों का समुच्चय है। तो 1 से लेकर एंड सो ऑन जितनी भी गिनतियां हैं वो सारी की सारी होल नंबर्स के सेट में आ रही हैं, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा होल नंबर आपके पास है 0 जो नेचुरल के सेट में नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 तो इसमें आ रहे हैं, तो यानी यहां से लेकर यहां तक के जो होल नंबर्स हैं वो तो नेचुरल हैं, लेकिन ये वाला होल नंबर नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये 0 यहाँ नहीं दिख रहा है आपको। n की वो चीज़ें जो w में दिखें वो w हैं, और जो चीज़ें नहीं दिखें वो नहीं हैं। तो n के सारे एलिमेंट्स आपको w में दिख रहे हैं, तो सारे n w हैं, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं। लेकिन w के यानी कि होल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स आपको n में नहीं दिख रहे हैं। ये सब तो दिख रहे हैं, लेकिन 0 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है आपके सवालों के लिए। क्या मतलब है? प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। होल नंबर्स के सेट में एक एलिमेंट 0 ऐसा है जो n में उपस्थित नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे ऐसा आप कह सकते हैं। ये हो गया इसके मुख्य बिंदु, फाइनल पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। अगली बात पे चलते हैं, इंटीजर्स।
इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। अब क्या हुआ, अभी तक आपके पास जितने सेट्स आपने पढ़े हैं उसमें आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर में क्या पढ़ा, लिविंग थिंग्स को काउंट करने वाले नंबर्स को आपने पढ़ा, जिसमें 1 2 3 4 था। उसके बाद उनको कंप्लीट करने के लिए 0 आया तो 0 भी शामिल हो गया, होल नंबर बन गया। लेकिन अब कुछ ऐसे कैलकुलेशंस, कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर हमको नेगेटिव वर्जन्स की भी जरूरत पड़ी कि 2 तो हमारे पास है लेकिन हमको -2 की जरूरत पड़ी, 3 तो हमारे पास, और -2 -3 की जरूरत हमको डेली रूटीन लाइफ में नहीं पड़ी। अब ये मत सोचिएगा कि -3 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। बहुत लोग ऐसा जो है बहुत लोगों का ऐसा मानना रहता है कि -2 -3 -4 -5 का क्या मतलब है। बहुत मतलब है -2 में। अगर नेगेटिव ना होते, अगर नेगेटिव्स ना बनाए जाते, नेगेटिव्स ना इमेजिन किए जाते, अगर नेगेटिव नहीं होते तो न जाने कितने ग्राफ्स नहीं बनते, न जाने कितने ग्राफ्स ना बनते, न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, न जाने कितनी चीज़ें नहीं होती हैं आपके पास। तो इसलिए नेगेटिव का अपने आप में एग्जिस्टेंस है। अब हर चीज़, हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो आपको दुनिया में दिखे या उसको आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर पाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 0, मतलब 0 पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स, और उसके अलावा 0, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। नेगेटिव नंबर्स की जब जरूरत पड़ी तब एक नया सेट बन के तैयार हुआ, जिसमें क्या किया गया, सारे के सारे अभी तक जितने नंबर्स खोजे गए हैं वो, और उसमें उनके नेगेटिव्स को और मर्ज कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जो सबसे बड़ा सेट अभी तक खोजा गया था उसमें नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने पर जो नया सेट बना वो इंटीजर्स का सेट कहा गया। तो जो सेट अभी तक खोजा गया था वो क्या था, सबसे बड़ा सेट आपने खोजा 0 1। देखिए सबसे पहले आपने क्या खोजा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स का सेट आपने खोजा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसमें 0 को शामिल किया, होल नंबर्स का सेट हो गया। यहीं तक अभी तक आपकी खोज थी। अब हमने क्या किया, जितने भी नंबर्स हैं उनके नेगेटिव्स भी ले लिए। तो 1 था, 0 का कोई नेगेटिव नहीं, 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, और एंड सो ऑन चलती रही कहानी। ये एक नया सेट बन के तैयार हो गया। इसको हमने क्या कह दिया, इंटीजर नंबर्स का सेट कह दिया। इसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। क्या किया गया, 1 2 3 4 की खोज की गई थी, 1 2 3 4 को पहचाना गया जिनको नेचुरल नंबर्स कहा गया, उसमें 0 को शामिल किया गया तो उसमें उसको होल नंबर कह दिया गया, और फिर उसमें नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को भी शामिल कर लिया गया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो इसको इंटीजर नंबर्स का सेट कह दिया गया और इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई। इंटीजर्स जो होते हैं इनमें क्या, इनकी क्या खास बात होती है, ये 2 तरीके के होते हैं। इंटीजर्स का जो पूरा का पूरा सेट है वो ये है, यानी 0 से पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और 0 से नेगेटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब इधर भी ये एंड सो ऑन में जा रहा है और उधर भी ये एंड सो ऑन में जा रहा है, और इस पूरे सेट को हम कहेंगे इंटीजर नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। इन सारी गिनतियों को, इन सारे नंबर्स को आप कहेंगे इंटीजर नंबर्स। आपसे पूछा जाए 4 क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 4 नेचुरल है, 4 होल नंबर भी है, और 4 इंटीजर्स के सेट में आ गया तो 4 इंटीजर भी है। ठीक, या सिर्फ आप कह दिए कि 4 इंटीजर है तो नेचुरल और होल अपने आप उसमें आ जाएंगे। आप कह दिए कि 4 क्या है, 4 इंटीजर नंबर है। अगर 4 इंटीजर नंबर है तो वो होल नंबर भी होगा और नेचुरल नंबर भी होगा अपने आप, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। भाई ये क्या है, नेचुरल नंबर, ये क्या है, होल नंबर, और ये सब क्या है, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर के अंदर अपने आप होल आ गया ना, और होल के अंदर पहले से नेचुरल था ही। तो जितने नेचुरल हैं वो सारे के सारे इंटीजर होंगे, जितने होल हैं वो सारे के सारे इंटीजर होंगे, लेकिन सारे इंटीजर होल और नेचुरल नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले जो हैं वो इसमें एक्स्ट्रा हैं, नए हैं, जो कि ना तो होल नंबर में जाएंगे ना नेचुरल में जाएंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये इंटीजर नंबर्स का जो सेट लिखा हुआ है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा गया,
पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे को कहा गया नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें जितने पॉजिटिव हैं उनको सबको पॉजिटिव इंटीजर कह दिया गया, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इसमें जितने नेगेटिव हैं उनको नेगेटिव इंटीजर कह दिया गया, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बात समझ में आई? सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, इंटीजर नंबर्स का जो सेट है उसमें जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर कह दिया गया, जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स कह दिया गया। पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को z+ से रिप्रेजेंट किया गया और नेगेटिव नंबर्स के इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं उनको z- से रिप्रेजेंट किया गया। जीरो जो है वो किसी में नहीं जाएगा क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये एक न्यूट्रल नंबर है। तो आपसे पूछा जाए कि जीरो कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहेंगे जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक, तो ये इंटीजर नंबर्स का सेट हो गया और उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने अलग किया। अब और इसको ध्यान से देखें तो और कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी। आपने जब इंटीजर नंबर्स का सेट लिखा था तो आपने देखा था कि इंटीजर नंबर्स के सेट में नेचुरल नंबर का पूरा सेट समा गया और होल नंबर का पूरा सेट भी समा गया। तो आप इसको क्या कहते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर नंबर होल या नेचुरल नहीं है, क्योंकि इतने इंटीजर नंबर नए हैं जो कि ना तो इसमें आएंगे ना इसमें आएंगे। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसमें कुछ नए भी हैं। लेकिन जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के सेट को अलग किया तो हमने देखा z+ और z-। z+ को जब हमने देखा तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन ये आए, और इनको आप पहले से जानते हैं क्या है। ये क्या है? 1 से लेकर सारी प्लस की गिनतियां एंड सो ऑन तक अगर जा रही हैं तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है कि नहीं है? नेचुरल नंबर्स का सेट है कि नहीं है? तो आप क्या कहेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर के सेट के बराबर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट और नेचुरल नंबर्स का सेट सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। या प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होगा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगी, हर नेचुरल नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। ये वो बातें हैं जो आपको ये चीज़ें लिखी मिल जाएंगी, लेकिन इस पर ये जो बात की जा रही है, इसकी जो एनालिसिस की जा रही है, इसको ब्रेक किया जा रहा है, ये चीज़ें आपको किताबों में लिखी नहीं मिलेगी। और ये एनालिसिस ही मैथमेटिक्स है। अगर ये समझ में आपको आ गई तो आपने समझ लिया मैथ का कोर पकड़ लिया। बात समझे? तो इंटीजर नंबर्स का सेट तो मैं लिखने को लिख देता ऐसे कि ये इंटीजर्स का सेट है, इसमें ये नेचुरल हो गए, ये होल हो गए, इंटीजर हो गए। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से बहुत सारी विशेषताएं आपको मिलेंगी, निकल के आएंगी। बात समझे? तो यहाँ से क्या एक स्टेटमेंट आपका बन के आया, ये आप मान लीजिए कभी भी एग्जाम्स वगैरह में पूछा सकता है कि नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स के सेट्स में क्या जो है रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है? दोनों बराबर है। पॉजिटिव इंटीजर का सेट वही है जो एक्चुअली नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक, समझ में आई? बाकी नेगेटिव ये रहा आपका। और जीरो जो है वो क्या है? न्यूट्रल है, वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो वो न्यूट्रल नेचुरल नंबर है। वो थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो आएगा वो होगा इंटीजर नंबर्स के बाद अगला आएगा रेशनल नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगली क्लास में करेंगे कि यहाँ पर फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं इनको जैसे आपको बताया गया है लेक्चर, क्योंकि आगे जब सवाल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे तो इतना ज़्यादा रिपीटेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको बताऊँ वो आपको आता हो, खाना पूर्ति ना हो पढ़ने की। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर जो है इनको आप कई बार देखें ताकि ये चीज़ें दिमाग में आपके बैठ जाएं। ठीक, बाकी इसके आगे के टॉपिक्स हम अगली क्लास में करेंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप चैनल पे जाएंगे
अपने प्लेलिस्ट खोलेंगे 9th क्लास की, तो उसमें रियल नंबर्स पे 2 लेक्चर्स पहले से पढ़े हैं। तो वो लेक्चर्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो थोड़ा समय पहले रिकॉर्ड किए गए थे। वो सारा का सारा मैंने दोबारा से पढ़ाया है। उन लेक्चर्स को आप ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिएगा, उनको देखने से कोई उनको देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, उसमें भी रियल नंबर्स को ही शुरू किया था, इसमें भी रियल नंबर को शुरू किया है। 2 लेक्चर्स पढ़ाने के बाद काफ़ी बीच में लंबा ब्रेक हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से नए सिरे से उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूं। तो ये दोनों लेक्चर्स जो अभी आपके पास आए हैं, ये आपके लिए हैं, इनसे आप शुरू करिए। वो आप ऐसे ही पढ़ रहे थे, उनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक। तो चलिए आप इनको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, और हम लोग मिलेंगे कल और कुछ नई डेफिनेशंस, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और फिर जल्दी ही हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और फिर हम लोग मिलते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं हम सभी लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।